मैं तो प्रयास में लगा हूँ कि बीजेपी को जीतना चाहिए और मोदी को हटाना चाहिए। मूल बात जो है वो है प्राण प्रतिष्ठा पूजा। उसमें मैंने विरोध किया कि तुम्हारे बीवी के बिना तुम बैठ नहीं सकते, तो आखिर में वो माना गया। अब तो वो सिर्फ एक सेवक के रूप में वहाँ खड़े रहेंगे। शंकराचार्याचार्य हैं, इनको आज भी मोदी उनके पास जाकर एक एक को आमंत्रित करना चाहिए। आईटी सेल एक कुछ है बीजेपी में, उसमें सारे गुंडे बदमाशी ज़्यादा है और उनको भी काबू में रखना चाहिए। और उनको वैसे नहीं, लेकिन मोदी जी ने तो उनको खुली छूट दे दी। मैं जानता हूँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अब मेरे सामने कुछ होगा तो मैं उन सबको पीट दूंगा। मैंने पुलिस को बुलाकर इनको पकड़ के ले जाने के लिए कह दूंगा। कहते हैं बहुत पॉपुलर लीडर है तो फिर चुनाव करो पार्टी के अंदर, क्यों नहीं करते हो? मैंने ये मांग करते रहा हूँ कि पार्टी के अंदर चुनाव करो। चुनाव जो हमारी कार्यकारिणी है उसको निर्वाचित करो, उसको ये मनोनीत मत करो, निर्वाचित करो। ये सब सुनते नहीं है ना, नहीं उनके कॉन्फिडेंस होती कि भाई सारे लोग मेरे साथ हैं, तो फिर ये सब कर देते, इससे इनका नाम और भी बढ़ता है। तो आपको लगता है कि जो बीजेपी के अंदर अगर आज चुनाव हो जाए तो मोदी हार जाएगा? हाँ बिल्कुल, मोदी हार जाएगा, मैं बता रहा हूँ, जीत नहीं सकता। आप मोदी जी और शाह का विरोध इतना क्यों करते हैं सर? क्योंकि वो लोकतंत्र के लिए अच्छे नहीं हैं, वो योग्यता को देखने नहीं देते, चमचे लोगों को ही इकट्ठे करते हैं। और मुझे कोई इतराज़ नहीं है कि मैं तो 2 बार मिनिस्टर रहा हूँ, 6 बार पार्लियामेंट का मेंबर रहा हूँ, परंतु मुझे ये अकेला किस बात पर किया है? मैं सब जानते हैं कि मैं अर्थशास्त्र का एक ज्ञानी हूँ। यानी कि आप कह रहे हैं कि मोदी जी ने डीले करवाया? डीले करने के लिए पिटीशन दिया, उस पिटीशन को जजेस ने माना नहीं। लेकिन डॉक्टर स्वामी अभी तो फिलहाल मोदी जी अजय लग रहे हैं, यानी कि उनको कोई हरा नहीं सकता अभी तो फिलहाल। लगते हैं ना, जहाँ जहाँ महत्वपूर्ण है वहाँ तो नहीं लगते हैं। आरएसएस में ऐसा कोई नहीं मानता। आप देखिए अभी 3 जो असेंबली स्टेट्स में किस तरीके से बीजेपी की जीत हुई। के कारण कहाँ जीते, वो तो हिंदुत्व के कारण जीते। कोई ये नहीं मानता है कि प्रधानमंत्री का कोई योगदान था। वास्तव में उनका योगदान तो विपरीत था। इसके लिए सबसे अनुकूल होगा बीजेपी की सरकार हो तो। मोदी है ना है इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर हिंदुत्व के नाम पर अगर जीत हो रही है तो इसका मतलब कि राम मंदिर को अभी और आगे बढ़ाएंगे मोदी जी और राम मंदिर के बल पर ही जीत हासिल करेंगे? बढ़ाया था, वो तो रोक रहे थे, हमने बढ़ाया था। अब फिर उन्होंने ले लिया। कल हम कृष्ण भगवान के लिए करेंगे, शुरू में विरोध करेंगे, फिर हम सफल हो जाएंगे तो हमें क्या। तो आपको लगता है कि मोदी जी की आदत है? हूँ कि वो वाराणसी से जीते हैं, तो वहाँ काशी विश्वनाथ को क्यों नहीं मुक्त करते हैं? कोई पूछता ही नहीं है, और पूछने के लिए डरता है। मैं कहता हूँ सबको कि भाई मैं बोलता हूँ, तुम लोग क्यों नहीं बोलते हो? डरते हैं, वहाँ साधु संत भी डरते हैं। तो डॉक्टर स्वामी क्या मोदी जी की आदत है कि दूसरे का काम और उसका क्रेडिट वो लेने के लिए हमेशा खड़े हो जाते हैं? तो उनका बुरी आदत है कि दूसरा उनका काम का क्रेडिट लेने का, वो तो है, सब जानते हैं, हमारी पार्टी में सब जानते हैं। इस समय पूरे देश में एक ही गूंज सुनाई पड़ रही है और वो है राम मंदिर की। और जिस तरीके से पूरे वातावरण को राममय बनाया जा रहा है और उसको एक राजनीतिक कार्यक्रम के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तब्दील कर दिया है, तो विपक्षी पार्टी तो इसकी आलोचना कर ही रही हैं कि इस पूरे कार्यक्रम को एक राजनीतिक कार्यक्रम क्यों बनाया गया। लेकिन सवाल यह है कि आज अगर राम मंदिर बनकर तैयार हो गया है तो उसका क्या सारा क्रेडिट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेंगे? आज इसी पर हम बातचीत करेंगे और आज हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता जो कि मोदी और शाह की नीतियों के एक बहुत ही कड़े आलोचक हैं, उसके अलावा दुनिया के जाने माने इकोनॉमिस्ट हैं, स्टैटिस्टिशियन हैं, हमारे साथ डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जुड़ रहे हैं। डॉक्टर स्वामी आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्ते। इट्स ऑलवेज वंडरफुल टू हैव यू ऑन द प्रोग्राम। और डॉक्टर स्वामी पहला सवाल तो मेरा ये है कि क्या 22 तारीख को आप जा रहे हैं राम मंदिर में? 22 को तो नहीं जाऊंगा। 4 दिन के लिए मेरा निमंत्रण आया है और मैं 20 तारीख को रहूँगा। वहाँ मुझे भीड़ बहुत कम होगी
और जो मुझे देखना है ये सब देख देख पाऊँगा। और सिर्फ प्राण प्रतिष्ठा पूजा जो है वो भी चल रहा है 6 दिन से अ, 22 तक, यानी 16 तारीख से 22 तक प्राण प्रतिष्ठा पूजा रोज होगी। तो आपको बाकायदा पूरा निमंत्रण आया है आने के लिए? हाँ, नेचुरली वो आए थे यहाँ संघ विश्व हिंदू परिषद के लोग और आरएसएस के एक प्रतिनिधि दोनों आए थे। उन्होंने मुझे भी निमंत्रण दिया, मेरी पत्नी को भी दिया, मेरी बेटी सुहासिनी को भी दिया, उनके पति को भी दिया, और मेरी एक बेटी अमेरिका में है, गीतांजलि, उसको भी दिया, उसका पति को भी दिया। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपको निमंत्रण गया है, लेकिन जो पहला सवाल है सर वो ये है कि क्या इस समय सारा क्रेडिट क्या मोदी जी लेकर जाएंगे कि आज राम मंदिर उनके वजह से बना है? और बिल्कुल कम से कम दिखने में तो यही आ रहा है कि इस समय अगर राम मंदिर बनकर तैयार हुआ है तो वो केवल और केवल प्रधानमंत्री मोदी की वजह से हुआ है। ये तो आपकी पत्रकारों की बीमारी है, पब्लिक में ऐसा नहीं है। क्योंकि मैं भी पब्लिक में घूमता हूँ, प्रचार करता हूँ, बोलता हूँ, लोग मुझे मिलने के लिए आते हैं, और मैंने देखा है कि कोई ये नहीं मानता है कि प्रधानमंत्री का कोई योगदान था। वास्तव में उनका योगदान तो विपरीत था, क्योंकि उन्होंने, जब हम लोग बहस कर रहे थे कोर्ट में, तो इन्होंने एक एप्लीकेशन फाइल की थी। गुरुमूर्ति उनका कोई एक बुद्धिजीवी है, उसके उसके उसने ड्राफ्ट किया था अंग्रेजी में, और उसमें इतना ही लिखा था कि फिलहाल जो ज़मीन जो नरसिम्हा राव सरकार ने राष्ट्रीयकरण करके एक बहुत बड़ा इलाका बनाई मंदिर के लिए, उस सारे जो राष्ट्रीयकरण किए गए वो सब वापस कर देना चाहिए। अब उसके माने फिर मंदिर तो एक छोटा जगह में रहता। तो ये क्या मंशा थी मैं नहीं जानता, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने उसको रद्द कर दी। कहा कि नहीं, हम इसको नहीं सुन सकते। तो मुझे तो कहीं ऐसा दिखा नहीं कि प्रधानमंत्री राम के नाम से प्रभावित होकर कुछ किया था। वैसे राम सेतु के मामले में भी मैंने उसको बचा दिया, नहीं तो कांग्रेस के सरकार के टाइम में उसको तोड़कर जहाज़ों को पाक स्ट्रेट से गल्फ ऑफ मन्नार में से पार करके इंडियन ओशन जाने के लिए उन्होंने एक व्यवस्था बनाई थी, उसको मैंने रद्द करा दिया था सुप्रीम कोर्ट में। फिर मैंने कहा आगे कोई ना छुए, इसके लिए इसको राष्ट्रीय धरोहर बना देना चाहिए। उसका विरोध कर रहे हैं मोदी, अभी तक उसने दस्तखत नहीं किया। फाइनेंस वो जो कल्चर मिनिस्ट्री है उन्होंने क्लियर कर दिया, कैबिनेट ने कैबिनेट की एक सब कमेटी थी उन्होंने क्लियर कर दिया, और मोदी ने नहीं किया। तो इसके लिए उसको कोई, इसमें उनको दिलचस्पी है नहीं। मैं सिर्फ वो समझते हैं कि मेरे बिना कुछ हो ना, वो उस मंशा से काम कर रहे हैं। डॉक्टर स्वामी, लेकिन राम के नाम पर मोदी कर क्या रहे हैं? मैं ये सवाल इसलिए पूछ रही हूँ कि राम के नाम पर वो क्या जताने की कोशिश कर रहे हैं इस समय देश को? नहीं, राम के नाम पर तो कुछ नहीं, वो सिर्फ मेरे होते हुए ये सब चीज़ हो रहा है। जैसे प्राण प्रतिष्ठा पूजा, उन्होंने कहा कि मैं उसकी संचालन करूँगा। फिर मैंने विरोध किया, मैंने कहा कि अपनी पत्नी को फिर भी बुला के लाओ, वो पत्नी तो है ही, उसको उन्होंने अलग रखा है, परंतु पत्नी के बिना तो नहीं कर सकते। राम भी जब राम सेतु का उद्घाटन किया तो थोड़े क्षणों के लिए, 2-3 घंटे के लिए रावण ने इंद्रजीत को कहा कि सीता को ले जाकर बगल में बैठा दो, पूजा के बाद फिर वापस लेकर आ जाना। तो ये शिष्टाचार हमारी परंपरा में है। तो लेकिन मोदी जी इसको क्यों नहीं मानते हैं? क्या मोदी जी अनभिज्ञ हैं? मोदी जी इग्नोरेंट हैं? उनको पता नहीं है कि ये सब शिष्टाचार का पालन करना वो चाहिए? समझते हैं कि कोई पूछने वाला नहीं है तो एक स्वामी है वो, उसको कौन सुनेगा। पत्रकारों को तो मैंने ऐसे बांध कर रखा है। तो मैं समझता हूँ कि वो समझते हैं कि वो कुछ भी मनमानी कर सकते हैं, परंतु धीरे धीरे वो सीखेंगे
कि ये हमारे लोकतंत्र में हो नहीं सकता। इंदिरा गांधी ने दूसरे आयाम में इसी प्रकार से काम की थी और क्या हुआ उसकी परिणाम आप जानते हैं। डॉक्टर स्वामी, चारों शंकराचार्य वो भी अपोज कर रहे हैं, उन्होंने भी विरोध किया है कि बहुत सारी विडंबनाएं हैं इस राम मंदिर के उद्घाटन में। पहली बात तो जो आप कह रहे हैं कि प्राण प्रतिष्ठा हो रही है लेकिन मंदिर बनकर पूरा तैयार नहीं हुआ है। प्राण प्रतिष्ठा के लिए पत्नी का होना जरूरी है, वो भी नहीं है। रामलला की जो मूर्ति है उसको भी बदल दिया गया है, रामलला के बजाय एक लंबी मूर्ति है, वो भी काले रंग की। तो सारे शंकराचार्य इसको लेकर काफी विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं है, और शंकराचार्य भी नहीं जा रहे हैं। तो आज क्या मोदी जी को शंकराचार्य को मनाने की जरूरत नहीं है? उनको उनको बात नहीं करनी चाहिए? वो तो इस हर जगह में ऐसे ही है ना कि वो समझते हैं कि मैं हूँ तो काफ़ी है। अर्थशास्त्रियों की मीटिंग में वो किसी को नहीं बुलाएंगे जो उनके हम हाँ मिलाने वाले नहीं हैं। तो यानी कोई भी ऐसी चीज़ें हो जाए सब मैं करूँगा। दुनिया में छोटे छोटे कार्यक्रम में वो चले जाते हैं जब वो किसी मिनिस्टर को भेजना चाहिए, परंतु तो ये उनकी स्वभाव है। उसमें हमने सब लोग मिल कर के उनको चुनकर बिठाया है, तो थोड़ा भुगतने के बाद जो इलाज करना है करेंगे। क्या मोदी जी को भुगतना पड़ेगा 2024 में भी? नहीं, मुझे अभी कोई कह नहीं सकता। मैं तो प्रयास में लगा हूँ कि बीजेपी को जीतना चाहिए और मोदी को हटाना चाहिए। कैसे हटेंगे मोदी जी? अभी तो कोई कोशिश हो नहीं रही है। आरएसएस मन बना लेंगी तो फिर कोई मोदी तो बिल्कुल इसका इनकार नहीं कर सकते। लेकिन अभी तो मोदी जी आरएसएस के फेवरेट हैं। ये तो आपकी कल्पना है। आरएसएस अपनी क्या इच्छा है, क्या सोच है, कभी किसी को बताते नहीं हैं और बाद में पता लगता है। नहीं, लेकिन आरएसएस की मजबूरी भी है डॉक्टर स्वामी की, उनको अभी 2025 में अपना 100 साल सेंटिनरी सेलिब्रेशन मनाना है। तो उनको लगता है कि भाई एक स्ट्रांग लीडर होगा तो उनका सहयोग होगा। तो इसलिए शायद मोदी का विरोध इस समय नहीं कर रहा है आरएसएस। नहीं, आरएसएस के लिए सबसे अनुकूल होगा बीजेपी की सरकार हो तो। मोदी है ना है इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वो कोई ऐसी मुझे जो जानकारी है, मैं तो संघ का कोई प्रचारक नहीं रहा हूँ, तो मैं तो अंदर से नहीं जानता हूँ, परंतु मेरा जो अनुमान है कि आरएसएस को कोई ऐसा फिक्र नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर है कि वो कोई ऐसी कदम ना उठाएं जिससे विपक्ष को भला मिले, ये है और कुछ नहीं है। परंतु आरएसएस जो उनका जो 100 साल की जो एक त्यौहार होगा उसमें वो तो कि कोई भी सरकार होगी तो रोक नहीं सकते। और इसीलिए वो हमारी सरकार होनी चाहिए, इसमें ऐसा कोई उनके लिए कुछ नहीं। लेकिन अभी तो पार्टी में बीजेपी के अंदर की मैं बात कर रही हूँ, आप तो खुद भी बीजेपी के नेता हैं। बीजेपी में सिवाय मोदी के और कोई तो नजर ही नहीं आता। विरोध के सुर भी हैं, वो भी दब गए हैं, किसी की आवाज ही नहीं सुनाई पड़ती। सर आप अलग हैं, मैं आपको नहीं मिला। देखिए, नेहरू के बाद कौन होगा, बहुत लोग पछताते थे। लाल बहादुर शास्त्री के बारे कोई सोचता भी नहीं था, आकर उन्होंने 1.5 साल में इतना चमक दिखाया। नरसिम्हा राव को कोई नहीं सोचता था बहुत दिन रहेंगे। वो सोचते हैं कि सोनिया गांधी ने उनको खड़ा कर दिया क्योंकि उनका बीमार हैं, उनका हार्ट फेल हो जाएगा और फिर सोनिया गांधी हो जाएगी। पर तो पूरा 5 साल उन्होंने किया। मनमोहन सिंह डब्बू है, कुछ नहीं है, वो भी 10 साल निकाल लिया। तो हमारे देश में ये जो अनुमान लगाते हैं लोग, वो अपना इतिहास को भी देखना चाहिए कि कई लोग ऐसे हैं जो जब सत्ता में नहीं है तो हो सकता है वो दिखाएंगे अपने को एक मायूस व्यक्ति, बट किंतु एक बार गद्दी में बैठने के बाद तो उनकी जो योग्यता है सब बाहर आ जाती है। लेकिन राम के नाम पर इस तरीके की राजनीति जो मोदी जी कर रहे हैं वो कितनी एक्सेप्टेबल है? कई लोग इस चीज को बोल चुके हैं कि आप इसको एक पॉलिटिकल प्रोजेक्ट के रूप में समय क्यों पेश कर रहे हैं। सारे बीजेपी लीडर्स को बोला गया है कि भाई आप अपनी अपनी कंस्टिट्यूएंसी में जाइए, 50-50 हजार लोगों को लेकर आइए। तो क्या राम के नाम पर मोदी जी अब 2024 का चुनाव जीतेंगे? देखिए, मूल बात जो है वो है प्राण प्रतिष्ठा पूजा। उसमें मैंने विरोध किया कि तुम्हारे बीवी के बिना तुम बैठ नहीं सकते, तो आखिर में वो माना गया।
अब तो वो सिर्फ एक सेवक के रूप में वहाँ खड़े रहेंगे और उसमें आदित्यनाथ भी होंगे और वहाँ अपने गवर्नर मिसेस पटेल वो भी होंगी और सरसंघचालक भी होंगे। तो 4-5 लोग जो एक प्रकार से सहयोगी के रूप में होंगे, वो प्राण प्रतिष्ठा पूजा में नहीं बैठेंगे। तो ये तो तय हो गया। तो मोदी का ज़्यादा उसका प्रभाव तो आपके अखबारों में है। वहाँ वास्तविकता में जाकर देखोगे तो उनका कोई ऐसा कोई रोल है ही नहीं। तो उसके बिना प्राण प्रतिष्ठा की पूजा होगी और वो हो सकता है वो अंदर होंगे, बस इतना ही है कि वो साधुओं के साथ बैठे हुए नहीं होंगे। परंतु मैं ज़रूर समझता हूँ कि ये जो शंकराचार्य हैं, इनको आज भी मोदी उनके पास जाकर एक-एक को आमंत्रित करना चाहिए और दिखाना चाहिए कि उनका ऐसा कोई घमंड नहीं है जिससे साधु संत भी खिन्न हो जाएं। तो वो तो हमें करना चाहिए। और दूसरा है कि ये जो आईटी सेल एक कुछ है बीजेपी में, उसमें सारे गुंडे बदमाशी ज़्यादा हैं और उनको भी काबू में रखना चाहिए और उनको वैसे नहीं, लेकिन मोदी जी ने तो उनको खुली छूट दे दी। मैं जानता हूँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अब मेरे सामने कुछ होगा तो मैं उन सबको पीट दूंगा मैंने पुलिस को बुलाकर इनको पकड़ के ले जाने के लिए कह दूंगा। तो मैं ये समझता हूँ कि वहाँ हो सकता है, परंतु जहाँ तक जो हमारे धर्म के अनुसार जो भी कार्यक्रम है उसमें मोदी का कोई हस्तक्षेप नहीं है, ना उसका कोई रोल है इसमें। नहीं, लेकिन पार्टी तो यही दिखा रही है ना कि आज मोदी जी की वजह से राम मंदिर बनकर तैयार हुआ है। पार्टी दिखा रही है, बहुत चीज़ दिखाते हैं। अब कहते हैं बहुत पॉपुलर लीडर है तो फिर चुनाव करो पार्टी के अंदर, क्यों नहीं करते हो? मैंने ये मांग करते रहा हूँ कि पार्टी के अंदर चुनाव करो। चुनाव जो हमारी कार्यकारिणी है उसको निर्वाचित करो, उसको ये मनोनीत मत करो, निर्वाचित करो। ये सब सुनते नहीं है ना, यही उनके कॉन्फिडेंस होती कि भाई सारे लोग मेरे साथ हैं, तो फिर ये सब कर देते, इससे इनका नाम और भी बढ़ता है। तो आपको लगता है कि जो बीजेपी के अंदर अगर आज चुनाव हो जाए तो मोदी हार जाएगा? हाँ बिल्कुल, मोदी हार जाएगा, मैं बता रहा हूँ, वो जीत नहीं सकता। लेकिन सब चुप क्यों हैं? सब इतना मोदी से डरते क्यों हैं? इमरजेंसी में भी हुआ, आप बचे होंगे उस समय, हो सकता है आप जानते नहीं, हम जानते हैं कि उस समय कितने लोग डरे हुए थे। अब कुछ डरेंगे तो दबेंगे, मैं तो डरता नहीं हूँ, तो फिर मैं तो जो बोलना है बोल रहा हूँ, बाकी भी कर सकते हैं, परंतु उनको वो बचपन से नहीं सिखाया होगा कि भाई अपने साहस दिखाने की आवश्यकता होगी और जहाँ आवश्यकता होगी वहाँ दिखाना चाहिए। आप मोदी जी और शाह का विरोध इतना क्यों करते हैं सर? क्योंकि वो लोकतंत्र के लिए अच्छे नहीं हैं, वो योग्यता को देखने नहीं देते हैं, चमचे लोगों को ही इकट्ठे करते हैं। और मुझे कोई इतराज़ नहीं है कि मैं तो 2 बार मिनिस्टर रहा हूँ, 6 बार पार्लियामेंट का मेंबर रहा हूँ, परंतु मुझे अकेला किस बात पर किया है? अब मैं सब जानते हैं कि मैं अर्थशास्त्र का एक ज्ञानी हूँ। अब पूछते तक नहीं तो क्या आपकी नाराजगी इसलिए है कि आपको वित्त मंत्री नहीं बनाया गया? नहीं, वो तो सस्ता है कहना। मैं तो और अनेक चीज़ कर रहा हूँ, उसमें ज़्यादा नाम मिल रही है। मैं अर्थशास्त्र होता करता तो ये कहते हैं कि मैंने किया, मोदी कह देगा। तो जैसे राम मंदिर के लिए हमने सारा मेहनत किया और फिर ये प्रचार करने पर प्रयास की, फेल हो गए, बट प्रचार करने को प्रयास की कि उन्होंने किया। जब उन्होंने पिटीशन डाली थी कि ये इसका फैसला अभी नहीं होना चाहिए, उसमें फेल हो गए। यानी कि आप कह रहे हैं कि मोदी जी ने डीले करवाया? डीले करने के लिए पिटीशन दिया, उस पिटीशन को जजेस ने माना नहीं, उसको अलग से रख दिया। और मोदी जी कहते हैं कि हमने राम मंदिर बनवाया। वही है, वो कहते हैं तो नहीं, वो आप लोग उसकी प्रचार करते हैं। नहीं, हम प्रचार नहीं करते। उन्होंने अपने जबान से कभी नहीं कहा कि मैंने किया, कभी नहीं कहा। आप लोग कहते हैं और
जो उनके चमचे हैं वो आपको अब से कहलवाते हैं। नहीं, लेकिन डॉक्टर स्वामी इस तरीके के पोस्टर्स आ रहे हैं कि राम की उंगली पकड़कर मोदी जी चल रहे हैं, उस और तरीके का बड़ी पोस्टर है। आलोचना हुई उसकी। अब उन्होंने किया, किसी और ने किया, या यानी उन्होंने नहीं किया तो जिन्होंने किया उनको पकड़ के आते बुलाते, तुमने ये ऐसा कैसा किया। अब वो सारे उसकी हम भाव, उनकी जो अहंकार है वो सब हम सब जानते हैं। वो कर सकते हैं, वो दिखा सकते हैं कि सारे दुनिया में उनकी जो नेता हैं सब उनको सलाम भरते हैं। कौन भरता है? वो हो सकता है कि अरब से एक दो आकर कर सकते हैं, परंतु यहाँ तो क्या क्या जो जो द्वीप है हमारे लक्षद्वीप के पास, मालदीव्स की बात, हाँ हाँ आप मालदीव्स की बात कर मालदीव रहे की बात करें, उन्होंने आंख दिखा दिया। अब वो चले गए चाइना के पास। हैं। श्रीलंका ने भी ऐसा किया, भूटान ने भी किया। तो बाकी बाहर कोई नहीं। आपके यहाँ जो पत्रकार सब ठंडे हो गए हैं डर के मारे, या उनके पत्रिकाओं की जो मालिक हैं वो ठंडा हो गए हैं। उस कारण से लोगों को ये बताते पता नहीं लग रहा है। परंतु जैसे इमरजेंसी में भी कुछ पता नहीं लग रहा था, तब कह रहे थे कि लोग बसेस ठीक टाइम पर जा रहे हैं, ट्रेन ठीक टाइम पर जा रहे हैं, बाबू ऑफिस में ठीक टाइम पर आ रहे हैं, ये सब कहते थे। परंतु जब बाद में पता लगा, कहा कि ऐसा नहीं कुछ हुआ, और इंदिरा गांधी खुद हार गई। लेकिन डॉक्टर स्वामी अभी तो फिलहाल मोदी जी अजय लग रहे हैं, यानी कि उनको कोई हरा नहीं सकता अभी तो फिलहाल। लगते हैं ना, जहाँ जहाँ महत्वपूर्ण है वहाँ तो नहीं लगते हैं। आरएसएस में ऐसा कोई नहीं नहीं, मानता। आप देखिए अभी 3 जो असेंबली स्टेट्स में किस तरीके से बीजेपी की जीत के हुई। कारण कहाँ जीते? वो तो हिंदुत्व के कारण जीते। वो मोदी कहते हैं आपके अखबार वाले छाप देते हैं, ये है, हम लोग इसका खंडन क्यों करें? तो हम सब जानते हैं कि जो हिंदुत्व का लहर देश भर में फैल रही है उसी से बीजेपी जीत रही है। तो मोदी हार सकता है और बीजेपी जीत सकता है, ऐसा पोजीशन है। नहीं, तो अगर हिंदुत्व के नाम पर अगर जीत हो रही है तो इसका मतलब कि राम मंदिर को अभी और आगे बढ़ाएंगे मोदी जी, और राम मंदिर के बल पर ही जीत हासिल करेंगे। बढ़ाया था वो तो रोक रहे थे, हमने बढ़ाया था। अब फिर उन्होंने ले लिया। कल हम कृष्ण भगवान के लिए करेंगे, शुरू में विरोध करेंगे, फिर हम सफल हो जाएंगे तो हमें क्या। तो आपको लगता है कि मोदी जी की आदत है? हूँ कि वो वाराणसी से जीते हैं, तो वहाँ काशी विश्वनाथ को क्यों नहीं मैं मुक्त करते हैं? कोई पूछता ही नहीं है, पूछने के लिए डरता है। मैं वो कहता हूँ सबको कि भाई मैं बोलता हूँ, तुम लोग क्यों नहीं बोलते हो? डरते हैं। वहाँ साधु संत भी डरते हैं। वाराणसी में वो प्रतिनिधि 2 बार हो गए हैं, तो उनको क्यों नहीं कहा जाता कि वे आप ये जो है ये तो मंदिर था, ये औरंगजेब ने फरमान लिखा है कि इसको तोड़कर वहीं मस्जिद उसके ऊपर बनानी चाहिए, तो आप उसको मुक्त करने के लिए क्यों नहीं कदम उठाते हो? कोई नहीं बोलता है। तो फिर लोग आप अखबारों में जो जिस तरीके से आप ही अखबार वाले तो सब डरे हुए हैं ना। नहीं, तो डॉक्टर स्वामी क्या मोदी जी की ये आदत है कि दूसरे का काम और उसका क्रेडिट वो लेने के लिए हमेशा खड़े हो तो जाते हैं? उनका बुरी आदत है कि दूसरे उनका काम का क्रेडिट लेने का, वो तो है, सब जानते हैं, हमारी पार्टी में सब जानते हैं। जिस तरीके से निमंत्रण भेजे गए हैं राम मंदिर के, और खासकर विपक्षी दलों के लोगों को, ठीक है, कहना बड़ा आसान है कि भाई वो राम विरोधी हैं, वो एंटी हिंदू हैं, लेकिन जैसे मिस्टर येचुरी का कहना है कि भाई रिलीजन एक पर्सनल चॉइस है, मैं जाऊं या नहीं जाऊं, आप कनपटी पर बंदूक लगा के तो हमें नहीं बोल सकते ना कि आपको 22 को आना ही है। क्या ये रवैया जिस तरीके से इन्विटेशंस भेजे गए, क्या वो आपको सही लगता है सर? इनविटेशन भेजने में क्या इतराज है? मत आओ। आपको किसी ने आपको मजबूर किया तो बताओ किसने मजबूर किया। हमारे बीजेपी पार्टी से किसी ने इनको विवश नहीं किया कि भाई आप आइए, नहीं तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। हम तो विवश नहीं किया गया है, लेकिन उन्हीं की आईटी सेल फिर कहने लगती है कि देखिए वो एंटी हिंदू हैं, राम विरोधी हैं। आईटी सेल तो मेरे ऊपर भी टूटते रहते हैं। मैं तो उनको कुत्ते जैसे मानता हूँ, सड़क में जो कुत्ते भौंकते हैं वैसे मानता हूँ, वैसे इनको भी मानना चाहिए। आईटी सेल कौन होता है? वो तो सब मनोनीत लोग हैं, उनका शिष्टाचार, उनकी जो
नैतिकता ये सब देखते हुए मैं तो कहता हूँ कि भाई भारतीय जनता पार्टी ये नहीं हो सकती। लेकिन आपको नहीं लगता कि जो मोदी जी का फिनोमेना इस समय आईटी सेल का ही क्रिएशन है बीजेपी की? हो सकता है, परंतु उससे क्या होगा? उससे कोई इंदिरा गांधी को इतने लोगों ने कहा कि इंदिरा इंडिया इज़ इंदिरा, इंडिया इज़ इंडिया, वो हार गई चुनाव। हमारे पब्लिक बहुत समझदार है, ये हमारी बहुत पुरानी संस्कृति है, तो इतना जल्दी हम घबरा नहीं सकते। मोदी जी तो पूरे देश को 2047 का सपना दिखा रहे हैं कि देखिए 2047 में हम ये करेंगे, भारत नंबर 3 की इकोनॉमी बन जाएगा, इस तरीके के आश्वासन मोदी जी दे रहे हैं। मोदी जी क्या झूठे सपने दिखा रहे हैं या वाक़ई में उनके पास आपको लगता है कि एक बहुत अच्छा इकोनॉमिक प्लान है देश के लिए? नहीं, मैं इसमें क्यों जाऊँ? तो 2047 में ना मोदी होने वाला है, ना यहाँ मैं होने वाला हूँ। तो मैं क्यों इस पर चिंता करूं कि उस समय वो नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा? आ, कहने दीजिए उसमें अब मैं ये समझता हूँ कि हर बात पर हम कोई व्यक्ति अपनी सबूत दे या कोई ऐसी बात करें जिससे हम लोगों को समझ में आ जाए, इस पर चिंता नहीं करनी चाहिए। वो कह रहे हैं तो कह दें। अब पब्लिक आखिर में यही देखेगी कि भाई दामों का नियंत्रण हुआ है, बेरोजगारी कम हुआ है, ये ऐसी चीज़ों देख कर करेंगे। लेकिन ना बेरोज़गारी कम हुई है, ना महँगाई कम हुई पता है। है तो मोदी जी को तब भी फेल नहीं माना जाता कि वो नहीं, नेता फेल हो चुके हैं? मोदी जी तो यही तो प्रॉब्लम है ना, जीतने से मोदी जी का फेवर। कर्नाटक में हारने के बाद वो सारे वहाँ के लोग बेकार के लोग हैं, तो आप ही लोग करते हैं। अब यहाँ तेलंगाना में हार गए थे हम, तो क्यों क्यों कोई नहीं बोल रहा है कि मोदी जी क्यों फेल हो गए? कोई नहीं बोलता है। तो आपके अखबारों का जो विवक्षता है, उस पर भी आप लोगों को अपना नज़र थोड़ा डालना चाहिए। आपने अभी थोड़ी देर पहले विदेश नीति की बात की थी, तो विदेश नीति के मामले में मोदी जी क्या कर क्या रहे हैं? सारे पड़ोसी देशों से उन्होंने अपने संबंध खराब कर लिए हैं। छोटा-सा मालदीव्स जैसा देश है, वो आँखें दिखा रहा है और क्यों? क्योंकि टूरिज़्म को लेकर इतना बड़ा एक इश्यू खड़ा हो गया है। क्या कहेंगे इस पर? किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं मोदी जी विदेश नीति को? नहीं, मैं तो आलोचना करते आया हूँ। मैंने कहा कि चाइना ने 4000 से ज़्यादा स्क्वायर किलोमीटर्स उन्होंने हड़प कर ली लद्दाख से, और ये कहते हैं कि कोई आया ही नहीं, परंतु कोई और नहीं बोलता, कोई अखबार नहीं बोलता है। एक भी अखबार दिखा दीजिए जिसने एडिटोरियल लिखा है कि मोदी जी झूठ बोल रहे हैं। चाइना आकर 4000 किलोमीटर, उनको सबूत चाहिए तो मुझसे पूछ लें, मैं सबूत दे दूंगा। उन्होंने तो ऑन रिकॉर्ड यही बोला था कि कोई ना आया है, ना कोई आएगा। मैं कह रहा हूँ ना, आपने छाप दिया उसको। मैंने जब कहा, आपने नहीं छापा ना, आपने अपना कोई रिसर्च किया कि भाई ये स्वामी जो कह रहा है ये इसको ये चाइना का बारे बात पता है, तो इसके तथ्य क्या है, मेरे पास आकर नहीं, पूछ मैंने ले। तो मैंने तो डॉक्टर स्वामी का इंटरव्यू कई प्लेटफॉर्म्स पर अनएडिटेड चलाया है। तो चला है तो ठीक है, परंतु मैं ये अखबार वालों की बात कर रहा हूँ जिसको रोज लोग पढ़ते हैं, उनको करना चाहिए, बड़े फ्रंट पेज में करना चाहिए। चाइना ने 4000 स्क्वायर किलोमीटर्स हमारी हड़प कर ली, ये क्यों नहीं कहते? तो अब मोदी को लगता है कि कोई मुझसे पूछने वाला नहीं है, तो वो जो कहते जाएंगे। अभी मालदीव्स के केस में आप देखिए कि फ्लाइट्स को बंद कर दिया मोदी जी ने कि भाई ठीक है, हमको आंखें दिखा रहे हैं इसलिए अब हम वहाँ पे टूरिज्म कंटिन्यू नहीं करने देंगे। तो जो इंडिया की सबसे बड़ी जो ट्रैवल ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी है, उसने फ्लाइट्स को बंद कर दिया। क्या इस तरीके की हरकतें ठीक हैं? और चाइना आने वाला है, चाइना का एयरलाइंस आने के लिए फैसला हो गया। अभी वो जो वहाँ का राष्ट्रपति है, वो अभी चाइना में बैठा है, समझौता कर रहा है। तो क्या है, अमेरिका से भी आ जाएंगे, इससे भी आ जाएंगे, इंडिया के सिवाय कोई नहीं आएगा, तो इंडिया का ही नुकसान होगा। लेकिन मोदी जी अपनी आंख क्यों बंद कर चुके हैं इन सब चीज़ों पर और चाइना के खिलाफ वो कुछ बोलते ही नहीं है? मैं क्या जानूं उनके बारे, क्यों आंख बंद, क्यों बीबी को वहाँ दूर रखा है, हाँ, क्यों पब्लिक उसके बारे बोलते नहीं है, क्यों अपने पढ़ाई के बारे झूठ बोला है, क्यों पब्लिक नहीं बोलती है, क्यों अखबार वाले नहीं बोलते हैं, सब मैं ही बोलूं? ये है इशू। तो मैं कहता हूँ कि ये सारी चीज़ें ज़बानी लोग बोलते हैं मुझसे। मैं जहाँ भी जाता हूँ लोग कहते हैं कि भाई आप ठीक कहते हैं, तो मैं कहता हूँ क्यों नहीं बोलते आप लोग?
तो भाई हम डरते हैं। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा ये तो इमरजेंसी जैसा हो गया, इसे सामने लेकिन मोदी जी की पर्सनालिटी की बात अगर की जाए, कई लोग इस चीज़ को ब्रश ऑफ कर देते हैं कह के कि अरे भाई ये तो पर्सनल मामला है, उनकी वाइफ साथ में रहती है नहीं रहती ये उनका इशू है। लेकिन कई चीज़ों में ये सारे बड़े इश्यूज पॉलिटिकल बन जाते हैं। अब जैसे वाइफ का उनके साथ ना होना, अब इस समय राम मंदिर जैसे प्राण प्रतिष्ठा के सेरेमनी में वो एक बड़ा इशू बन गया कि भाई प्राण प्रतिष्ठा अपनी पत्नी के बिना वो कैसे कर सकते नहीं हैं। कर सकते। मोदी जी कब तक इस चीज़ से बचते रहेंगे? नहीं वो तो नहीं कर रहे हैं ना। हम्म, और जब सबने कह दिया, जो इस आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं उन्होंने कह दिया कि नहीं तुम पानी के ये शिष्टाचार के को विपरीत नहीं जा सकते, तुम्हारी बीबी नहीं आएगी तो तुम नहीं बैठ सकते। और नहीं बैठे, नहीं बैठ रहे हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि ये पब्लिक से आप कहते हो, पब्लिक ने बोलते हैं तो कहीं दिखता नहीं है क्योंकि आप लोग छापते नहीं है। तो अब ये सारे बड़े बड़े पेपर्स जो हैं उनसे पूछिए, बेशरम लोग, तुम इतने आलोचना करते थे मनमोहन सिंह का, अभी ये यहाँ क्यों इतना चुप बैठे? लेकिन मोदी जी की मजबूरी डॉक्टर स्वामी क्या लगती है? जहां तक चाइना का सवाल है, चाइना को नहीं चाइना को लाल आंख नहीं दिखा पाते। चाइना जैसे ही सामने आता है बिल्कुल न 56 इंच की छाती का जिक्र होता है। आप बताइए क्यों, क्या हो सकता है? मैं क्यों बताऊं ये चीजें? नहीं, आप फॉरेन पॉलिसी भी एनालाइज करते हैं, इसलिए मैं जानता हूँ। मजबूरी क्या है सर? मैं क्यों बताऊं आपको? ये तो मैं कहता हूँ गलत कर रहे हैं। उसमें आप एक एडिटोरियल लिखवा दीजिए कि स्वामी ने बहुत सही कहा है, ये सब संदेह दूर होना चाहिए, जो वास्तविकता आना चाहिए, और फिर आकर इंटरव्यू करना चाहिए। बट आप अकेला करेंगे फ्री प्रेस, तो उससे तो कोई उसके ऊपर असर नहीं होगा। ये सारे अखबारों का जो अंग्रेज़ी छोड़ दीजिए, अंग्रेज़ी ले लीजिए, वो एडिटोरियल लिख दें कि स्वामी ने ऐसा कहा, ठीक कहा है, इसका जवाब मोदी को देना चाहिए। नहीं करते हैं। लेकिन क्या कमर्शियल कंपल्शंस हैं? क्योंकि कोई कमर्शियल ट्रेड बहुत ज़्यादा है। जहाँ राष्ट्र का स्वाभिमान है वहाँ कमर्शियल तो वैश्या लोग की बात है, ऐसा कर सकते हैं। हमने या जो ऐसा काम करते हैं वेश्या का, तो मैं ये नहीं समझता हूँ कि इसमें कोई भी कारण हो सकता है। जब आपके एक आरोप लगती है कि मैं लगा रहा हूँ, मैं बोलता हूँ, मैंने ट्विटर में बहुत बार कहा है कि चाइना ने 4000 स्क्वायर किलोमीटर्स और वहाँ हड़प कर लिया लद्दाख से ही, जो हमारा है, जो इसमें जो कोई विवादास्पद नहीं है, तो कोई नहीं वो उस पर लिखता है। कोई भी जाकर मोदी से नहीं पूछता कि स्वामी आपका पार्टी का है, वो क्या ऐसा कहता है, आपको क्या कहना है? पार्टी में मैं किसी को कहूँगा भाई तुम कर सकते हो, तुम्हारा तो शुरू से इंदिरा गांधी के टाइम से और वाजपेयी के टाइम से आप जो मन आती है बोलते हो, हम वो हिम्मत के नहीं है। अभी हाल में ऐसी भी खबरें आई थी कि चीन के कई लोग आरएसएस के दफ्तर में भी गए थे। अब नहीं वो उसमें क्या है, वो तो यहाँ दूतावास में है, तो आरएसएस के दफ्तर को कहेंगे कि हम आपको मिलने चाहते हैं और शिष्टाचार बातचीत करने चाहते हैं।